Hello students, I welcome you all in this online teaching learning process. Today we have our 15th lecture on unit number 2 fluid flow of FMM subject. Today's topic is orifice meter and pitot tube. So before proceeding to this lecture, just recall what we had learned in previous lecture. In previous lecture, applying Bernoulli's equation, derive the equation for discharge through the Venturi meter or derive the equation for the actual discharge through Venturi meter and solve numericals on Venturi meter. तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम लोगों ने डेरिवेशन सॉल्व किया था वेंचुरी मीटर का और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे वेंचुरी मीटर्स के। ठीक है, तो आज का लेक्चर में भी हमें ओरिफिस मीटर के ऊपर का ये डेरिवेशन देखना है दोस्तों, न्यूमेरिकल और उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह देखना है। तो आज का टॉपिक का लर्निंग आउटकम है applying Bernoulli's equation, derive the equation of discharge through the orifice meter or derive the equation of actual discharge through orifice meter। ये दो क्वेश्चन एक ही है लेकिन दो तरीके से लिखा हुआ है कि derive the equation of actual discharge through orifice meter या अप्लाई बर्नौली थ्योरम, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि वेंचुरी मीटर के समय पे तो हम पहले बर्नौली थ्योरम को अप्लाई करके ही डिराइव किया जाता है। सो मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि जो हम लोगों ने वेंचुरी मीटर के लिए जो डेरिवेशन किया था और आज जो हमारा डेरिवेशन है बोथ आर सेम, उसमें एक पैसे का भी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक हर एक चीज सेम है। इवन ओरिफिस मीटर का फॉर्मूला भी सेम है। और बाकी जो हम लोग मैनोमीटर से एक्स निकालते हैं उसको एच में कन्वर्ट करते हैं वो भी पार्ट सेम है। जो एरियाज दिए थे वो भी सेम है। ईच एंड एवरीथिंग इज सेम फॉर बोथ द डेरिवेशंस। तो आपको क्या करना है, अगर अगर ओरिफिस मीटर का क्वेश्चन आता है तो आप वेंचुरी मीटर की जगह ओरिफिस मीटर लिखेंगे और वेंचुरी मीटर का क्वेश्चन आता है तो वहां पे वेंचुरी मीटर लिखेंगे। बाकी दोनों भी डेरिवेशंस में कोई भी डिफरेंस नहीं है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरा लर्निंग आउटकम है दोस्तों हमारा एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ ओरिफिस मीटर। तीसरा है एक्सप्लेन प्रेशर एंड वेलोसिटी वेरिएशन एट इनलेट एंड वेना कॉन्ट्रैक्टर ऑफ ओरिफिस मीटर। नेक्स्ट है एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ पिटॉट ट्यूब एंड लास्ट है सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑन ओरिफिस मीटर एंड पिटॉट ट्यूब। तो प्रोग्राम आउटकम है दोस्तों, इसमें हमें PO1 PO4 PO6 PO7 ये चार PO सेटिस्फाई होते, कैसे होते हम लोग क्लास में अभी आगे देखेंगे। तो ये शीट जो है ये आप अपने जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये लास्ट लेक्चर में भी हमारे साथ में हम लोगों ने पढ़ा है इसको। तो मैंने आपको बताया था कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी दैट इज CV। इट इज क्या होता है ये, इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ जेट टू द थ्योरेटिकल वेलोसिटी। तो ये CV का जो यूज है हमें पिटॉट ट्यूब के डेरिवेशन में या उसके न्यूमेरिकल्स में आएगा। दूसरा है कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन CC इज इक्वल्स टू एक्चुअल एरिया एट वेनो कॉन्ट्रैक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ओरिफिस। सो ये हमें ओरिफिस मीटर के टाइम में काम में आएगा और कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो हमको वेंचुरी मीटर में भी काम में आता है और अभी ओरिफिस मीटर में भी काम में आएगा एक्चुअल डिस्चार्ज टू थ्योरेटिकल डिस्चार्ज निकालने के काम में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ओरिफिस मीटर, तो देखिए दोस्तों ये जो डायग्राम भी ये ओरिफिस मीटर का डायग्राम है। ओरिफिस मीटर क्या होता है, तो ओरिफिस मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्रेशर में वेरिएशन क्रिएट करके डिस्चार्ज मेजरमेंट के काम में आता है। जैसा वेंचुरी मीटर में हम लोगों ने मेजर किया था डिस्चार्ज, वैसा ही और किस तरीके से किया था, प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट करके। उसी प्रकार से ओरिफिस मीटर में भी डिस्चार्ज मेजरमेंट किया जाता है। तो कैसे, प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट करके। और इवन ओरिफिस मीटर और वेंचुरी मीटर के फॉर्मूले डिस्चार्ज मेजरमेंट के पूरे फॉर्मूले सेम है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो दोनों का काम भी सेम है, दोनों का वर्किंग का पैटर्न भी सेम है। सो इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ओरिफिस मीटर क्या होता है, तो देखिए ये पाइप है, एक एक पाइप है। पाइप के अंदर हम लोगों ने ये जो ऑरेंज कलर की प्लेट दिख रही है इसको कहा जाता है ओरिफिस प्लेट। ये मेटल से बनी हुई प्लेट होती है जो सर्कुलर सेक्शन में, हेमी सेमी सर्कुलर सेक्शंस में इस टाइप से ये प्लेट्स रहती है और इनको पाइप के बीच में फीड किया जाता है। बीच में ओपनिंग रहती है और इनका काम होता है पाइप में जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसमें प्रेशर डिफरेंसेस क्रिएट करके विद द हेल्प ऑफ मैनोमीटर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ मैनोमीटर डिस्चार्ज मेजरमेंट करने का। तो कैसे मेजरमेंट करेंगे ये डिस्चार्ज को, तो देखिए अज्यूम करिए
कि अभी हम लोगों ने ये प्लेट लगाई नहीं है यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ का एरिया सब सेम हो जाएगा। तो जब यहाँ से लिक्विड आएगा तो अभी समझो फॉर एग्जांपल लिक्विड नहीं है तो दोनों का लेवल्स कैसा रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन जब लिक्विड फ्लो होगा उस समय में भी दोनों साइड, यहाँ का इस सेक्शन का और इस सेक्शन का क्या होगा, जो प्रेशर है वो सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ भी ऑब्स्टेकल नहीं है। सो हमें दोनों एंड पे प्रेशर सेम मिलेगा। अगर प्लेट है नहीं तो हम लोग ओरिफिस प्लेट क्यों लगाते हैं कि हमको इस फ्लोइंग लिक्विड में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना है, और इस प्रेशर डिफरेंस की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, डिस्चार्ज को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? सो देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक सिंपली एक सर्कुलर प्लेट जिसके अंदर में सेंटर में होल होता है, और इसमें स्पेसिफिकेशन ये होता है कि जो पाइप डायमीटर रहेगा उस डायमीटर से ओरिफिस का डायमीटर आधा होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, अब हमने ओरिफिस प्लेट लगा दी है, अभी मैनोमीटर सेम है। अभी देखिए क्या होगा, यहाँ से लिक्विड आएगा, लेकिन लिक्विड आने के बाद जितना ओरिफिस का ओपनिंग है उतना ही लिक्विड यहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक है, बाकी का लिक्विड बाहर निकल नहीं पाएगा। तो ये पीछे भी नहीं जा सकता लिक्विड, क्योंकि पीछे से ऑलरेडी लिक्विड कंटिन्यूअसली आते जा रहा है। तो इससे क्या होगा, इस जगह पे अमाउंट ऑफ लिक्विड बढ़ जाएगा। ये है हमारा सेक्शन 1, जिसको हम लोग ना, इसका डायमीटर रहेगा D1, और दूसरा रहेगा ये ओरिफिस का डायमीटर, ये रहेगा हमारा सेक्शन 2, जिसका डायमीटर रहेगा D2। समझ में आया यहाँ तक? सो क्या होगा, देखिए जब यहाँ से लिक्विड फ्लो हो रहा है और वो ओरिफिस की जितनी ओपनिंग है, उतने जितना ओपनिंग है उसमें से ही लिक्विड पास हो पाएगा, बचा हुआ लिक्विड आगे जा नहीं पाएगा। और वो लिक्विड पीछे भी नहीं जा सकता, क्योंकि पीछे से कंटिन्यू लिक्विड आते जा रहा है। तो वो लिक्विड इसी जगह पे स्टोर होगा, यानी उसकी इस जगह पे रुका रहेगा। अब क्या होगा कि देखिए यहाँ पे ये लिक्विड मतलब क्या हो गया, मास हो गया, और ये पाइप का डायमीटर मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, है ना। तो ये पाइप का वॉल्यूम है वो बढ़ नहीं सकता, और यहाँ पे मास बढ़ते जा रहा है, तो इससे वजह से क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। समझ में आया? प्रेशर बढ़ेगा, और ये बढ़ा हुआ प्रेशर कहाँ पे जाएगा, इस यूट्यूब के ट्यूब के अंदर जाएंगे। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, जब ओरिफिस मीटर में से लिक्विड पास हो रहा है, तो ओरिफिस मीटर में से क्या हो रहा है कि यहाँ पे शार्प एज है, इस वजह से क्या होगा, लिक्विड अमाउंट ऑफ लिक्विड है जितना ओरिफिस का डायमीटर उतना ही बाहर आएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एरिया बड़ा है, लेकिन अमाउंट ऑफ लिक्विड तो जितना ओरिफिस का डायमीटर है उतना ही आ रहा है, जिस वजह से क्या होगा, यहाँ पे मास कम हो जाएगा, और एरिया उतना ही रहेगा और मास कम, तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। सो यहाँ पे जो भी प्रेशर रहेगा वो इस यूट्यूब में जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए एज पर डायग्राम यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है, तो बेसिक ऑब्वियसली है, इस साइड का मैनोमेट्रिक लेवल नीचे जाएगा और इस साइड का मैनोमेट्रिक लेवल ऊपर आएगा। यहाँ तक समझ में आया? तो ये पाइप के सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस H1, पाइप के सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस H2, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है x। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, x होता है, जिसको हमको h में कन्वर्ट करना होता है। समझ में आया दोस्तों? सो ये हो गया इसका। हाँ, तो देखिए अभी इसको सॉल्व कैसे करते हैं, डिस्चार्ज कैसे निकालते हैं। तो जो वेंचुरीमीटर का फॉर्मूला था, Q theoretical is equals to A1 A2 under root 2 GH divided by under root A1 square minus A2 square। तो ये D1 है तो यहाँ से आपको मिल जाएगा A1, ये D2 है तो यहाँ से मिल जाएगा A2, ये X है तो X is equals to H is equals to X, S2 डिवाइडेड बाय S1 माइनस 1। वो फॉर्मूले से आप क्या करेंगे, X को कन्वर्ट कर देंगे H में। सो सभी टर्म्स मिल जाएंगे, तो Q आपको मिल जाएगा, लेकिन ये Q कौन सा रहेगा, थ्योरेटिकल। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने लॉसेस का काउंट किए क्या, नहीं। सो हम लोग जब, और हमको न्यूमेरिकल में क्या होता है, जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमको Q निकालना होता है एक्चुअल, तो हम लोग क्या करेंगे, उस फॉर्मूले को CD से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए इसका CD जो होता है ये बेसिकली 0.64 वगैरह होता है। इसका CD कितना होता है, 0.64, और वेंचुरी मीटर का CD कितना होता है, 0.98। तो 0.98 मतलब क्या, उसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 98%। मतलब उसकी इफिशियंसी कितनी है, 98%। किसकी, वेंचुरी मीटर की। और ओरिफिस का CD है 64, 0.64। मतलब जब भी हम आंसर को 0.64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएंगी, 64%। मतलब वेंचुरी मीटर में 2% लॉसेस हो रहे हैं और ओरिफिस मीटर में 36% लॉसेस हो रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है, ये अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए क्या हो रहा है, जब यहाँ से लिक्विड आता है, जैसे अब अज्यूम करिए कि यहाँ पे अभी कोई भी लिक्विड नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा लिक्विड रहेगा, ये प्रेशर रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। अब जब लिक्विड फ्लो होगा तो उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक से ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा, तो उसका आंसर है कि एटमॉस्फेरिक से ज्यादा रहेगा।
बराबर है। अब जब यहाँ से लिक्विड आएगा तो इस शार्प एज को टकरा के देखिए यहाँ पे ये वेना कॉन्ट्रैक्टा फॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है? वेना कॉन्ट्रैक्टा। मतलब ये जो सर्कल दिख रहा है ये, यहाँ पे कैसा रहेगा? एम्प्टीनेस रहेगा। मतलब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा और यहाँ से जब लिक्विड बाहर निकलेगा तो उसका प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक हो जाएगा। मतलब ये जो पार्ट हो गया ये हो गया लो प्रेशर रीजन, और ये जो पार्ट हो गया बाकी का ये पूरा हो गया हाई प्रेशर रीजन। तो ये दोनों साइड में लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो रहे हैं। अब ये लो प्रेशर रीजन क्रिएट होने की वजह से क्या करेगा कि हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ लिक्विड खींचा जाता है। तो या इसमें से कुछ लिक्विड खींच के यहाँ पे जाएगा और ये लिक्विड ऐसा ही गोल गोल यहाँ पे घूमते रहेगा। अभी गोल गोल घूमेगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि अमाउंट ऑफ लिक्विड जो निकलने का जो पैसेज है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? लिक्विड घूमते जा रहा है। सो ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। तो इस वजह से क्या होगा? अमाउंट जो डिस्चार्ज है वो कम हो जाएगा। मतलब जो भी हमारा आंसर निकलेगा उसमें लॉसेस ज्यादा रहेगी। समझ में? और ये लॉसेस क्यों होते हैं? ये वेना कॉन्ट्रैक्टा की वजह से होते हैं। ये जो पार्ट हो रहा है ना नीचे छोटा हो जा रहा है, ये इसको बोला जाता है वेना कॉन्ट्रैक्टा। समझ में आया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं फिर। तो जो मैंने अभी आप लोगों को बताया सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। ये प्लेट मेटल से बनी हुई है, सर्कुलर या सेमी सर्कुलर प्लेट रहती है जिसका होल सेंटर में रहता है या कभी कभी बॉटम में रहता है। तो सेंटर में जब क्लीन वाटर का या क्लीन लिक्विड का यूज करते हैं हम लोग मेजर करना है तो उसका सेंटर में रहता है होल। जब मडी वाटर्स का वगैरह या मडी लिक्विड का मेजरमेंट करना है तो बॉटम में रहता है। ठीक है। दूसरी चीज, इसको फ्लो मेजरमेंट मतलब डिस्चार्ज मेजरमेंट के काम में लिया जाता है इसका। और ओरिफिस मीटर का जो वर्किंग है यानी जो आउटपुट है दोनों भी सेम है। इसमें सिंपल एक प्लेट है, ओरिफिस मीटर में वो प्लेट नहीं होती, उसमें तीन सेक्शन, ये सॉरी ओरिफिस मीटर में सिंपल प्लेट है, वेंचुरी मीटर में तीन सेक्शंस होते हैं, इसलिए इसका जो कॉस्ट है वो कम है। ओरिफिस मीटर महंगा था। हाँ, सिर्फ मेन एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है इसका कि इसमें लॉसेस ज्यादा होते हैं। और यही जो लॉसेस है हम लोगों ने, मैं आपको बताया था कि वेंचुरी मीटर में जो डायमीटर डाइवर्जन कोण का लेंथ रहता है वो लंबा रहता है और उसका एंगल रहता है धीरे धीरे, है ना। तो वो इसीलिए दिया जाता है कि वो जो ये एडीज फॉर्मेशन है वो ना हो, जिस वजह से डिस्चार्ज पे इफेक्ट ना पड़े। इसी वजह से ये जो लॉस है यहाँ पे हो रहा है इसको ओवरकम करने के लिए ही ओरिफिस मीटर में डाइवर्जेंट सेक्शन एडिशनल लगा हुआ रहता है, जो कि काम करता है ये जो एडी लॉसेस है उसको कम करने का। ये कैसे कम करेगा? क्योंकि उसमें देखिए जो ये डाइवर्जेंट सेक्शन रहता है, जैसा ये थ्रोट हो गया और ये थ्रोट के बाद यहाँ से डाइवर्जेंट सेक्शन ऐसा का लेंथ भी ज्यादा होता है। और उसमें देखिए जो ये पार्ट है, ये जो सरफेस है ना, तो क्या होता है लिक्विड जब बाहर निकलता है तो ये सरफेस को चिपक के निकलता है। दोनों साइड से ये सरफेस को ऐसे चिपक के निकलेगा। तो जिस वजह से क्या होगा, यहाँ पे गैप क्रिएट नहीं होगी। और गैप अगर क्रिएट नहीं होंगी तो यहाँ पे एडीज फॉर्मेशन नहीं होगा जो यहाँ पे इस कंडीशन में हो रही है। और इस एडीज फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होता है जो लॉसेस है ये यहाँ पे रीअगेन कर देते हैं। मतलब जो लॉसेस हो रहे थे हमारे इस कंडीशन में उसको ये कम करता है। और ये कहाँ पे होता है? वेंचुरी मीटर में। इसलिए वेंचुरी मीटर की एक्यूरेसी ज्यादा रहती है, ओरिफिस मीटर की एक्यूरेसी कम रहती है। समझ में आया दोस्तों? और एक मेन जो स्पेसिफिकेशन है कि पाइप का डायमीटर से ओरिफिस का डायमीटर आधा रहेगा। आगे बढ़ते फिर। ये थेरोटिकल डिस्चार्ज का फॉर्मूला है इसका A1 अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर और इंटू 2GH। ये थेरोटिकल डिस्चार्ज, इसी डिस्चार्ज को हम लोग एक्चुअल बोलते हैं जब हम लोग CD से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो CD ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज वैल्यू इज लेस देन 1। तो बेसिकली यहाँ पे लॉसेस ज्यादा होते हैं तो यहाँ पे 0.64 वगैरह उसकी वैल्यू ली जाती है। हाँ, इसके बाद रहेगा हमारा डेरिवेशन। तो ये फॉर्मूले कैसे आए? तो देखिए ये फॉर्मूले सेम वेंचुरीमीटर का जो डेरिवेशन है सेम डेरिवेशन ओरिफिस मीटर के लिए रहेगा। इसलिए वो डेरिवेशन फिर से रिपीट ना करते हुए, अगर डेरिवेशन आता है ओरिफिस मीटर का तो आपको वेंचुरी मीटर का ही डेरिवेशन पूरा लिखना है। सिर्फ जहाँ वेंचुरी मीटर रहेगा वहां वहां पे आप लोग बोलेंगे ओरिफिस मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। एक्सप्रेशन फॉर एच, ये जो मैंने आपको बताया कि ये एच की वैल्यू सेम रहेगी, एच इज टू एक्स एक्स इंटू एस एच बाई एस ओ। तो यहाँ पे एस एच लिखा हुआ है तो आप इसको एस टू बाई एस वन भी बोल सकते हैं, एस एम बाई एस एल भी बोल सकते हैं। तो ये जो कंडीशन है वो वेंचुरी मीटर के लिए और इसके लिए सेम रहेगी। अभी देखिए ये वेना कॉन्ट्रैक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द वेना कॉन्ट्रैक्टर? हाउ वेना कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म इन फ्लूइड फ्लो? अभी देखिए ये जब वेंचुरी मीटर में हमेशा वेना कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म होता है। क्यों फॉर्म होता है? तो देखिए जैसा ये पाइप है, पाइप से छोटा पाइप है, ठीक है। तो जैसा ये ओरिफिस मीटर में भी वही चीज होती है कि जब लिक्विड हाई प्रेशर लिक्विड जब आता है तो ये शार्प एज की वजह से
ये पानी का जो प्रेशर है ये ऐसा इस टाइप से ऐसा नीचे दबता है और फिर आगे बढ़ के बड़ा हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? तो देखिए क्या होता है कि इस वजह से यहाँ पे जो गैप्स है वो क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पे जो पानी का प्रेशर होता है वो हाई प्रेशर होता है और ये जो गैप होता है इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है। मतलब ये जो प्रेशर रहेगा ये हाई प्रेशर और ये जो प्रेशर रहेगा ये लो प्रेशर। लो प्रेशर क्या करता है, हमेशा हाई प्रेशर को खींचता है। तो यहाँ से वो लिक्विड खींचेगा और यहाँ पे ऐसे गोल गोल घूमेगा, जिस वजह से क्या होगा, जो फ्लो बाहर जाने का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो एरिया है, इस एरिया को कहा जाता है या इस स्पेस को कहा जाता है वेना कॉन्ट्रैक्टा। तो ये हमेशा ओरिफिस मीटर में होता है, या जब हम अभी आगे चल के माइनर लॉसेस पढ़ेंगे उसमें भी आपका इसका यूज है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, तो देखिए ये डायग्राम के हिसाब से यहाँ पे ये प्रेशर और वेलोसिटी की लाइन दी है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन जैसे इस जगह पे आ जाता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अमाउंट ऑफ लिक्विड कम हो जा रहा है और एरिया जितना है उससे भी अमाउंट ऑफ लिक्विड कम हो जाता है। तो यहाँ से क्या होता है, सडनली प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। लेकिन जब जैसे फिर से आगे बढ़ता है तो ये प्रेशर फिर से बढ़ जाता है। और वेलोसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे एरिया ज्यादा है तो इस वजह से वेलोसिटी क्या रहेंगी, कम रहेंगी। और यहाँ पे नोजल फॉर्म हो रहा है, तो नोजल फॉर्म होने की वजह से क्या होगा कि प्रेशर कम हो जाएगा और वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और फिर बढ़ने के बाद फिर से इसका डायमीटर बढ़ जाएगा तो वेलोसिटी फिर से कम हो जाएगी। लेकिन पहला वेलोसिटी में डायमीटर ज्यादा है होने की वजह से वेलोसिटी कम है, यहाँ पे डायमीटर कम होने से वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा है। लेकिन इस जगह पे डायमीटर और भी छोटा होने की वजह से वेलोसिटी बढ़ जाती है। सो देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन आपको दिखेगा कि ये प्रेशर एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पे कम हो जा रही है ना। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर एनर्जी तो कम हो जा रही है, तो वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जा रही है, वो वेलोसिटी एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है। मतलब ये जिस जगह पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी एनर्जी कम है और प्रेशर एनर्जी यहाँ पे ज्यादा है, तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, प्रेशर एनर्जी कम हो जा रही है, वेलोसिटी एनर्जी बढ़ जा रही है। तो क्या हो रहा है, प्रेशर इज कन्वर्टेड इनटू वेलोसिटी। ये जो सेक्शन है यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर इज कन्वर्टेड इनटू वेलोसिटी। मतलब क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया आप सभी लोगों को? तो ये होता है वेना कॉन्ट्रैक्टा। तो देखिए हम लोगों ने सी डी सी वी सी सी पढ़ा था, तो उसमें से सी सी जो है, तो सी सी होता है एरिया, सीसी होता है कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। और कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या बोलता है, इट इज द रेशियो ऑफ एरिया एट वेना कॉन्ट्रैक्टा डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ओरिफिस। तो ये जो पाइप डायमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया एरिया ऑफ ओरिफिस, मतलब डायमीटर ऑफ ओरिफिस। तो यहाँ से निकल जाएगा एरिया ऑफ ओरिफिस। और ये जो डायमीटर है ये है एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा, एरिया एट वेना कॉन्ट्रैक्टा। तो यहाँ से डायमीटर मिल जाएगा वेना कॉन्ट्रैक्टा का, तो उससे हमको मिलेगा डायमीटर एरिया ओरिफिस का। तो सी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे स्मॉल ए डिवाइडेड बाय कैपिटल ए। तो ये स्मॉल ए कहाँ से आएगा, जो वेना कॉन्ट्रैक्टा का एरिया है, डायमीटर है, उससे मिलेगा हमको स्मॉल है, और जो पाइप का डायमीटर है उससे मिलेगा हमको कैपिटल है। तो यहाँ पे सीसी इज हो जाएगा स्मॉल ए डिवाइडेड बाय कैपिटल। ये ध्यान में रखना, ये बेसिकली वेना कॉन्ट्रैक्टा में सीसी का यूज करते हैं। जहां जहां पे वेना कॉन्ट्रैक्टा क्रिएट होगा वहां वहां पे सीसी का यूज किया जाएगा हमेशा, ये चीज को ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो सी डी सी वी सी सी और सी डी और सी सी समझ में आया। अभी सी वी हम आगे समझेंगे, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये बेटा कंडक्टर जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। पिटॉट ट्यूब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, पिटॉट ट्यूब। तो पिटॉट ट्यूब क्या होता है दोस्तों, पिटॉट ट्यूब एक सिंपल सा ग्लास ट्यूब होता है। क्या होता है, ग्लास का ट्यूब जो कि राइट एंगल में रहता है, जिसके दोनों एंड ओपन रहते हैं। समझ में आया? पिटॉट ट्यूब क्या होता है, पिटॉट ट्यूब एक सिंपल सी ग्लास की ट्यूब है जिसके दोनों एंड ओपन रहेंगे। ठीक है, और इस ट्यूब का यूज करते हैं हम लोग वेलोसिटी मेजरमेंट के लिए। क्या के लिए यूज करते हैं, वेलोसिटी मेजरमेंट के लिए। तो देखिए जैसा हमारी बाइक्स है, कार है, बस है, ट्रक है, इसकी स्पीड जो है वो हम लोग क्या कैसे मेजर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ वार्म एंड वार्म व्हील, जो कि हमारे टायर में लगा हुआ रहता है। वो टायर जैसे जैसे रोटेट होता है वैसे वैसे वो भी रोटेट होता है, उसको काउंट किया जाता है उसके रोटेशन, और उसके विद द हेल्प ऑफ दैट हमें स्पीड पता चलती है। लेकिन जैसा शिप है या एरोप्लेन है, इसमें कोई टायर्स नहीं रहते, तो उसकी भी तो स्पीड हमें काउंट करना होता है। तो उसकी स्पीड काउंट करने के लिए बेसिकली पिटॉट ट्यूब का यूज किया जाता है। इसकी स्पीड काउंट करने के लिए सबमरीन्स है, शिप्स है,
एरोप्लेन्स है, इन सब की स्पीड जब कैलकुलेट करते हैं तो उसमें काम आता है पिटोट ट्यूब का। पिटोट ट्यूब क्या होता है, कैसे वर्क करता है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है दोस्तों, ध्यान में रखो। पिटोट ट्यूब क्या होता है, पिटोट ट्यूब एक ग्लास ट्यूब है। कैसी ट्यूब है, ग्लास की ट्यूब है जिसके दोनों एंड्स ओपन टू द एटमॉस्फेयर है, ओपन रहते हैं, ठीक है। Pitot tube is a device used for measuring the velocity of flow at any point in the pipe or a channel. So इसमें हमें पाइप से जब लिक्विड से फ्लो पाइप में से लिक्विड फ्लो होता है तो उसको किसी भी जगह पे अगर हमको उसको वेलोसिटी मेजर करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे पिटोट ट्यूब को यूज करके उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रिंसिपल, इफ द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट डिक्रीजेस द प्रेशर एट दैट पॉइंट इंक्रीजेस ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी। तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो देखिए क्या बोल रहे हैं, किसी भी जगह पे अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो प्रेशर इंक्रीज होगा, या फिर प्रेशर डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो ड्यू टू दिस कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी, इस प्रिंसिपल के ऊपर पिटोट ट्यूब काम करता है। So, in the simplest form, the pitot tube consists of a glass tube bent at right angle. तो ये सिंपल से ग्लास ट्यूब होती है जो कि राइट एंगल में बेंड रहती है। तो देखिए दोस्तों, अभी ये डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये एक पाइप है, इस पाइप में से लिक्विड फ्लो हो रहा है और इस फ्लोइंग लिक्विड की हमको वेलोसिटी काउंट करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, पाइप में एक छोटा सा होल कर दिया, होल करके उसमें ये एल शेप का पिटोट ट्यूब, ग्लास की ट्यूब हम लोगों ने इंसर्ट कर दिया है। तो क्या होगा, देखिए ये पाइप में से लिक्विड फ्लो होगा, ठीक है। अब ये लिक्विड फ्लो हो रहा है और आगे आगे बढ़ते जा रहा है, लेकिन अब इसमें जो भी प्रेशर रहेगा वो प्रेशर इस पॉइंट पे, ये हो गया हमारा सेक्शन 1, और जहाँ पे ट्यूब बेंड हो रही है वो हो गया सेक्शन 2। तो यहाँ का सेक्शन 1 का प्रेशर हमारा रहेगा H, और सेक्शन 2 का प्रेशर भी हमारा कितना रहेगा, H ही रहेगा, ठीक है ना। तो इस सेक्शन 2 वाले पॉइंट पे भी प्रेशर रहेगा हमारा ये, सेक्शन 1 वाले पॉइंट पे भी प्रेशर रहेगा हमारा ये, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये सेक्शन 1 सेक्शन 2 पे बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलता है, तो बर्नौलीज थ्योरम बोलता है प्रेशर एट सेक्शन टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2। अभी कैसे करेंगे तो आगे की स्लाइड में देखते हैं। अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन एट सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, तो ये दो सेक्शन है, इसमें हमको बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करना है। तो बर्नौलीज थ्योरम में देखिए क्या होता है, प्रेशर एनर्जी P1 बाय रो जी, वेलोसिटी दैट इज काइनेटिक एनर्जी V1 स्क्वायर बाय 2g प्लस Z1 पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2g प्लस Z2 दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सेक्शन 1 पे P1 वाली टर्म्स 1 वाली टर्म्स लगेगी, सेक्शन 2 पे 2 वाली टर्म्स लगेंगी। तो यहाँ का प्रेशर काइनेटिक और पोटेंशियल इज इक्वल टू यहाँ का प्रेशर काइनेटिक और पोटेंशियल। सो P1 बाय रो जी मतलब होता है प्रेशर, तो प्रेशर हेड एट 1, तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, H से। वैसा ही प्रेशर हेड एट 2, इसको बोलेंगे H प्लस H। अभी H प्लस H कैसे आया वो हमको समझना है, ये अगर समझ में आ गया तो आपको ये डेरिवेशन समझ में आएगा। तो ये डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले, फिर हम लोग बोलेंगे अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन एट सेक्शन 1 एंड 2। सो सेक्शन 1 में क्या प्रेशर है, एनर्जी है, टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2। क्यों, क्योंकि ये तीनों का एडिशन होता है टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या होता है, प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट सेक्शन 1 इज इक्वल टू प्रेशर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट सेक्शन 2। अब देखिए ट्यूब हॉरिजॉन्टल है, अभी किसी भी एक रेफरेंस लाइन से, एक ऐसा आप लोगों ने समझो कि रेफरेंस लाइन बनाया था हॉरिजॉन्टल, मेरा लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो एक आप लोगों ने ऐसा रेफरेंस लाइन बना लिया हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल लाइन से सेक्शन 1 तक का डिस्टेंस गिना और सेक्शन 2 तक का डिस्टेंस गिना, तो एज पर डायग्राम दोनों का डिस्टेंस कैसे आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ से रेफरेंस लाइन से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है Z1, और रेफरेंस लाइन से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है Z2। समझ में ना, यहाँ तक का डिस्टेंस Z1 और यहाँ तक का डिस्टेंस Z2, तो ये हो जाएगा Z1 और ये Z2। तो एज पर डायग्राम Z1 इज इक्वल टू Z, मतलब इस इक्वेशन में से Z1 और Z2 ये दोनों टर्म्स हट जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए सेक्शन 1 पे प्रेशर मिलेगा आपको, दैट इज H, और यहाँ पे लिक्विड फ्लो हो रहा है तो वेलोसिटी भी मिलेंगी, दैट इज V1, क्योंकि ये 1 सेक्शन है तो H1 और V1 यहाँ पे मिलेंगे हम लोगों को। अब सेक्शन 2 पे जाते हैं, तो सेक्शन 2 में प्रेशर तो मिल रहा है यहाँ पे H, है ना, लेकिन अब जैसे ही 2 को क्रॉस करता है तो लिक्विड आगे जा सकता है कि ट्यूब के बाहर नहीं जा रहा है, वो क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में ऊपर चढ़ जा रहा है। समझ में आ रहा है ये बात को आपको, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे भी है, प्रेशर यहाँ पे भी है, ठीक है। लेकिन इस जगह पे सेक्शन 1 पे हमें वेलोसिटी मिल रही है, सेक्शन 1 पे हमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी V1 मिल रही है, लेकिन सेक्शन 2 पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी यहाँ से लिक्विड आगे जा पा रहा है क्या,
तो इसका आंसर है यहाँ से लिक्विड आगे नहीं जा पा रहा है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जा रही है, खत्म हो जा रही है। समझ में है ना, वेलोसिटी क्या हो जा रही है, खत्म हो जा रही है। खत्म हो जा रही है मतलब क्या हो जा रही है, v2 इज इक्वल टू हो जा रहा है 0। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब ये वेलोसिटी एनर्जी है, ये एनर्जी को ना तुम क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, सिर्फ क्या होता है, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोगों ने ट्यूब डाला, ट्यूब में देखिए जो लिक्विड का लेवल है वो जनरल लेवल से ऊपर आ गया है। दोस्तों कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये जनरल लेवल से ऊपर आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ज्यादा हो गई। तो क्यों एनर्जी ज्यादा हो गई, क्योंकि वेलोसिटी एनर्जी यहाँ पे जीरो हो जा रही है, और एनर्जी कभी भी जीरो नहीं होती, वो क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रही है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हो गया, वेलोसिटी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी। तो ये वेलोसिटी काय में कन्वर्ट होगी हमारे स्मॉल एच में। ये स्मॉल एच क्या हो जाएगा, यहाँ पे v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल एच। समझ में आया दोस्तों। सो अब देखिए P1 बाय रो जी मतलब हो गया कैपिटल एच प्लस v1 स्क्वायर बाय 2g। यहाँ पे वेलोसिटी तो ये जैसा का वैसा रहेगा, v1 स्क्वायर बाय 2g। तो ये क्या हो रहा है फिर, ये h जैसा का वैसा रहेगा, और ये जो v2 इज इक्वल टू 0 हो रहा है, ये कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल h में। सो ये हो गया हमारा पहला यहाँ का प्रेशर, दैट इज p1 बाय रो जी एच, प्लस यहाँ की वेलोसिटी प्लस v1 स्क्वायर बाय 2g। z इज इक्वल टू z1 इज इक्वल टू z2 गया, तो यहाँ का z हट जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ का प्रेशर दैट इज कैपिटल एच। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी v2 हो जा रहा है वो 0 हो जा रही थी, तो उसको हम लोगों ने काय में कन्वर्ट हो रही है, वो h में, इसलिए यहाँ पे आ गया स्मॉल h। ठीक है, तो इस इक्वेशन में क्या होगा, देखिए इधर भी कैपिटल एच है, इधर भी कैपिटल एच है, तो ये दोनों की टर्म्स क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ये दोनों कट जाएंगे ये। तो यहाँ पे क्या बचा, वी वन स्क्वायर बाय टू जी इज इक्वल टू एच। तो ये वी वन स्क्वायर बाय रहेगा जैसा का वैसा, इज इक्वल टू ये टू जी एच के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी जाएगा वी वन स्क्वायर बाय वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच। और जब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे ये इस साइड के इक्वेशन में अंडर रूट हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आया आप लोगों को, क्या हो रहा है यहाँ पे, एच प्लस वी वन स्क्वायर बाय टू जी इज इक्वल टू स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच। तो ये दोनों साइड में कैपिटल एच है, तो ये दोनों एच कट गए। फिर यहाँ पे क्या बचा, वी वन स्क्वायर बाय टू जी इज इक्वल टू स्मॉल एच। तो ये जो टू जी है ये एच में मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये हो जाएगा टू जी एच। तो यहाँ पे आएगा वी वन इज इक्वल टू टू जी एच। तो ये वी वन के साथ में स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर का जब हम टू हटाएंगे तो क्या होता है, इक्वेशन के इस साइड में अंडर रूट लगता है, तो वी वन इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट टू जी एच। So as this is the theoretical velocity, अब ये velocity कौन सी है, theoretical velocity, और actual velocity is given by v actual cv divided by under root 2gh। तो यही इक्वेशन में अगर हम लोग मल्टीप्लाई बाय cv कर देते हैं तो वो theoretical velocity काय में कन्वर्ट हो जाएंगी, एक्चुअल वेलोसिटी में। कंसेप्ट समझ में आया दोस्तों सभी को। तो cv क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ पिटॉट ट्यूब, एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी बोला जाता है इसको। हाँ, तो ये डेरिवेशन भी बहुत बार आता है पेपर में, एंड एक्सप्लेन द एक्सप्लेन विद निष्कर्ष पिटॉट ट्यूब विद डेरिवेशन ऐसा आता है, तो आपको ये डेरिवेशन भी उसमें लिखना पड़ेगा। तो पिटॉट ट्यूब से हम लोग क्या निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, v1 इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच, ये फॉर्मूला। लेकिन ये फॉर्मूला कौन सी वेलोसिटी का रहेगा, थ्योरेटिकल वेलोसिटी का, और हमें हमेशा कौन सी निकालना है, एक्चुअल। तो हम लोग क्या करेंगे, उस थ्योरेटिकल वेलोसिटी के फॉर्मूले को cv से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा वो भी हो जाएगा एक्चुअल वेलोसिटी। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि पेपर में आते हैं इस टॉपिक को लेकर, आपको इस पे एज असाइनमेंट लिखना है। तो आज हम यहाँ पे अपना ये टॉपिक स्टॉप करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेस्ट टू। तो टेस्ट टू बेसिकली हमारा अगला जो वीडियो रहेगा वो वीडियो रहेगा ओरिफिस मीटर और पिटॉट ट्यूब के न्यूमेरिकल्स का, और उसके बाद का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टेस्ट टू। ठीक है, तो आप होप करता हूँ आप लोग टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और सभी लोग टेस्ट को टेस्ट देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।